तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का आगे का पोर्शन, क्या? सेप्रोट्रॉप्स. You might have seen packets of mushrooms sold in a vegetable market. तो वेजिटेबल मार्केट में आपने क्या देखे होंगे? पैकेट्स ऑफ मशरूम्स देखे होंगे. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood and during the rainy season. रेनी सीजन के टाइम पे जो ट्रीज होते हैं, जब ज्यादा बारिश हो जाती है, जो ट्रीज होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें कुछ अम्ब्रेला टाइप के फ्लफी क्या निकल आते हैं? पैचेस निकल आते हैं. Let us find out what type of nutrients they need to survive. तो अब फाइंड करते हैं कि ऐसे टाइप को, मतलब कि इन प्लांट्स को, सेप्रोट्रॉप्स को किस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है अपने सर्वाइव के लिए. एंड फ्रॉम वेयर दे गेट, और इनको कहाँ से, ये इनके न्यूट्रिशन इनको कहाँ से मिलते हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 1.2. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर. हम क्या लेंगे? एक ब्रेड का पीस लेंगे और उसको क्या करेंगे? पानी से मॉइस्चराइज कर देंगे. Leave it in a moist, warm place where 2 to 3 days are until fluffy patches appear on them. और उसको हम तब तक moist और warm place पे रखेंगे, मीन्स ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों हो. उसको तब तक रखेंगे जब तक उसमें क्या ना निकल आए, उसमें small white patches ना निकल आए, fluffy patches ना निकल आए. These patches may be white, green, brown or any other color. तो ये जो पैचेस है ये क्या होते हैं? ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, या व्हाइट कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, या फिर किसी भी और कलर के हो सकते हैं. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप. हम क्या करेंगे? इन पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे? चेक करेंगे. और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और अगर मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो उसमें देखेंगे. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. फिर जो भी आपने माइक्रोस्कोप में या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से जो भी आपने देखा उसको हम क्या करेंगे? उसको हम अपने नोटबुक में नोट करेंगे. Most probably you will see cotton-like thread spread on the piece of bread. तो ज्यादातर आप क्या देखेंगे? ज्यादातर आप देखेंगे एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? एक धागे की तरह उस ब्रेड पे पूरे में फैला होगा. These organisms are called it fungi. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फंगी बोलते हैं. They have different mode of nutrients. इनके क्या होते हैं? different modes of nutrients होते हैं. They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये क्या करते हैं? ये एक डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, मीन्स रिलीज करते हैं, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जूस किस पे सिक्रीट करते हैं? डिकेइंग मैटर्स पे सिक्रीट करते हैं. डिकेइंग मैटर्स क्या होते हैं? जो मैटर्स सड़ रहे होते हैं, मीन्स जो हमारा ब्रेड है, जैसे हमने एग्जांपल ब्रेड का लिया था, तो ब्रेड को हमने वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस पे रखा था, तो ब्रेड हमारा क्या कर रहा था? सड़ रहा था. तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिकेइंग मैटर हो जाएगा. तो ये क्या करते हैं? एक जूस को सिक्रीट करते हैं डिकेइंग मेथड्स पे, और जो क्या फॉर्म करता है? एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है. Then they observe the nutrients from it. और फिर ये क्या करते हैं? अपने उस डिकेइंग मैटर में से जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसको अब्सॉर्ब करते हैं. This mode of nutrients in which organisms take in nutrients in solution form from decay, dead and decaying matter is called सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स. जब वो क्या करते हैं? जब वो उस डिकेइंग मैटर में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं
तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ऑर्गेनिज्म का, जो अपने डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आपसे कोई सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? The mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matters is called it saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called it saprotrophs. वो प्लांट्स जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड को यूज करते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? उन प्लांट्स को हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। आया समझ में? फंगी ऑल्सो ग्रोन ऑन पिकल्स। फंगी और किस पे ग्रो करती है? पिकल्स पे भी ग्रो करती है। Pickles, leather, clothes, and other articles that are left in hot and humid weather for long time. तो फंगी कहाँ कहाँ पे ग्रो करती है? फंगी पिकल में, लेदर में, क्लोथ्स में, और भी जो बाकी के दूसरे आर्टिकल्स हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारा आर्टिकल कहाँ पे होता है? लंबे समय के लिए वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। किसमें, कौन से वेदर में होता है? वेट एंड ह्यूमिड वेदर में होता है लंबे समय के लिए। तो उसमें क्या ग्रो आ जाते हैं? फंगीज ग्रो हो जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। तो रेनी सीजन के टाइम में ये जो फंगीज होती हैं, ये क्या करते हैं? बहुत सारी चीजों को खराब कर देती हैं। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना। Ask your parents about the menace of fungi in your house. तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि हमारे घर में जो फंगी है वो कहाँ कहाँ पे है और कैसे उसको हम हटा सकते हैं। The fungal spores are generally present in the air. जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. और जब ये क्या होते हैं? किसी भी wet और warm things पे गिरते हैं तो ये वहां पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? ये वहां पे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स बड़े होना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को मीन्स उगा लेते हैं और वहां पे क्या करते हैं? अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो अब हम ये शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं? शेल्टर, जो उनके सर के नीचे की छत होती है, जो उनका घर होता है, और जो उसमें न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं उसको एक साथ वो लोग शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड इट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं? जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स क्या शेयर करते हैं? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। इसको शेयर करते हैं? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि सर्टेन फंगी लिव इन द रूट ऑफ ट्रीज। कुछ ऐसी फंगीज हैं जो कहाँ पे रहती हैं? ट्रीज के रूट में रहती हैं। The tree provides nutrient to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. तो क्या होता है इसमें? ट्री क्या करता है?
ट्री उन फंगीज को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और उनसे बदले में क्या हेल्प लेता है, ताकि वो क्या ले सके, सॉइल में से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से अब्सॉर्ब कर सके। किसके हेल्प से, उन फंगीज के हेल्प से। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। और ये जो एसोसिएशन होता है ये किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन organism called it lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga and fungus living फंगस। दोनों क्या होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जिसमें क्या होता है, फंगस क्या करता है, फंगस एल्गा को क्या प्रोवाइड करता है, वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर्स एल्गा को प्रोवाइड करता है। And in return, alga provide food which is prepared by photosynthesis. और रिटर्न में एल्गा उस फंगस को क्या देती है, फूड देती है, जो किसके प्रोसेस से बना होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना होता है। तो बताइए कृति और जानब, आपको सेप्टोट्रॉप समझ में आया? यस मैम। चलिए तो बताइए सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? बताइए सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? ज़ैनब बताइए सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? बताइए सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? This mode of nutrition in which organism take in nutrition from dying and decaying matter is called septotrophs. हाँ, और सेप्टोट्रॉप्स को हम और किस नाम से जानते हैं, सेप्टोट्रॉप्स को हम सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से ये भी नाम से जानते हैं। तो सेप्टोट्रॉप्स हमारे वो होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे सरवाइव करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे डिकेइंग मैटर्स पे सरवाइव करते हैं, उनको हम सेप्टोट्रॉप्स बोलते हैं। और जिस मेथड से वो क्या लेते हैं, न्यूट्रिशंस को कंज्यूम करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और फिर जब दो प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को, ऐसी जो उनका रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सेप्टोट्रॉफिक रिलेशनशिप। ओके, जिसमें क्या करता है, एक खाना प्रोवाइड करता है और दूसरा क्या करता है, उसको जो उसके जरूरी चीजें होती हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, वो प्रोवाइड करता है। ठीक, अब फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं। दे हैव यू सीन फार्मर्स spreading manures or fertilizers in the field or garden, using them in lawns or in ponds. तो आपने फार्मर्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं, फील्ड में मैन्योर्स को और फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हैं। जो गार्डनर्स होते हैं वो गार्डन में स्प्रेड करते हैं, लॉन्स में स्प्रेड करते हैं, और आपने इसको किसी पॉट में देखा होगा।
डू यू नो वाई दे आर एड टू द सॉइल? तो आपने कभी सोचा है कि वो इन मैन्योर फर्टिलाइजर्स को सॉइल में क्यों ऐड करते हैं? You learn that plant absorb mineral nutrients from the soil. तो हमने ये सीखा जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइन. जिससे क्या होता है, जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के जो अमाउंट होती है सॉइल में वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है. डिक्लाइन का मतलब होता है कम हो जाती है. Fertilizers and manures contain plants nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. और जो फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस को कंटेन करते हैं और क्या करते हैं, सॉइल को इनमें रिच करते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट्स को इन्हीं चीजों की जरूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. तो हमें क्या करना चाहिए, इनको टाइम टू टाइम सॉइल में डालते रहना चाहिए जिससे क्या हो, हमारी सॉइल इससे रिच रहे. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants. और हमारे अगर इनको हम क्या करेंगे, सॉइल में डालते जाएंगे टाइम टू टाइम, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट्स होंगे वो क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे और हेल्दी रहेंगे. उनमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होगी. Usually crops require a lot of nitrogen to make protein. Usually means ज्यादातर crops को deficient in nitrogen. जब क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, जो सॉइल होती है वो उसमें किसकी कमी आ जाती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है. You learn that nitrogen gas is available in plenty in the air. So ये हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो एयर में, मींस जो हमारी ये जो एयर है इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट है. Plants cannot use it in a manner they can use carbon dioxide. प्लांट्स नाइट्रोजन को एयर से यूज नहीं कर सकते. प्लांट्स एयर से सिर्फ कौन सी गैस को यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज कर सकते हैं. They need nitrogen in a soluble form. इनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होती है, गैसेस स्टेट में नहीं चाहिए होती है बल्कि सॉल्युबल फॉर्म में इनको किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert into soluble form. अब एक बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम. क्या नाम है, राइजोबियम. ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड. राइजोबियम पर अपना खाना खुद नहीं बना सकता. राइजोबियम क्या कर सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकता है पर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता. So it live in the root of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogens.
तो ये किसके रूट में रहता है? ये कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनके ये रूट में रहता है। वो कौन से प्लांट है? जैसे कि ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिंगियम्स। दूसरे लिंगम्स हैं, उनमें उनके रूट्स में रहता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है उनको? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिग्मेनियस प्लांट। तो हमें जितनी भी ज्यादातर जो पल्सेस मिलती हैं वो कौन से प्लांट से मिलती है? लिग्मेनियस प्लांट से मिलती हैं। In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. और उसके बदले में प्लांट्स उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं और बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देते हैं। They thus have a symbiotic relationship, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर्स। ये जो एसोसिएशन होते हैं क्या होता है? फार्मर्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेगमेनस प्लांट्स आर ग्रो। तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको जो सॉइल्स होती हैं जिसमें लिग्मेनियस प्लांट ग्रो करते हैं उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ऐड नहीं करना पड़ता है, जिससे क्या होता है? उनको फायदा मिलता है। In this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs. Only a few plants adopt other modes of nutrients like parasitic and saprotrophics. तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जो ज्यादातर प्लांट्स थे वो कैसे थे? हमारे ज्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स थे। हमारे जो ज्यादातर प्लांट्स थे वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते थे? ऑटोट्रॉपिक यूज करते थे। सिर्फ कुछ ही ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने क्या यूज किया था? सेप्टोट्रॉप यूज किया था और पैरासाइट का यूज किया था। They derive nutrients from other organisms. और ये क्या करते हैं? पैरासाइट्स और सेप्टोट्रॉप्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. और जितने भी बाकी के एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? उनको हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में डाला गया है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और वो फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? फूड पे वो किसके लिए डिपेंड होते हैं? अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। Can we say that the insectivorous plants are partially heterotrophs? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कौन से प्लांट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो क्या होते हैं? वो आधे, पार्शियली मतलब आधे या थोड़े से हेटेरोट्रॉप्स भी है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जाना बताइए क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? मैम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, अपना फूड जो नहीं बना पाते उन कीड़ों से अपना फूड। हाँ, वेरी गुड। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं? उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो इंसेक्ट से लेते हैं। मींस वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो अब बताइए दोनों, आप दोनों को इतना समझ में आया आज जो हमने सेप्टोट्रॉप्स पढ़ा? यस मैम। उसमें कोई डाउट है दोनों को? कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। ज़ैनब, कोई डाउट? मैम सेप्टोट्रॉप्स एक बार फिर से बता दीजिए। सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्टोट्रॉप्स वो होते हैं जो क्या होते हैं? जो डिकेइंग मैटर्स पे, मींस जो भी हमारे प्लांट्स या एनिमल्स डिके हो रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं या मर चुके होते हैं,
उन पे ग्रो करते हैं, किसके लिए? अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम सेप्टोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक, तो those organisms which take nutrients from dead and decaying organisms are called it सेप्टोट्रॉप्स। ठीक है, और सेप्टोट्रॉप्स के इस मोड को हम क्या बोलते हैं? इस मोड को हम सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या था? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते थे, राइट? हेटरोट्रॉपिक में क्या था? हेटरोट्रॉपिक में क्या था, बताओ जानब? मैम प्लांट्स दूसरे प्लांट्स की मदद से अपना फूड बनाते थे। हेटरोट्रॉप्स में था जो भी एनिमल्स हैं अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते थे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस, क्या हम अपना खाना खुद बना सकते हैं? नो मैम। नहीं। हम अपना खाना कहाँ से लाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से लेके आते हैं, राइट? यस मैम। तो हम किस मोड में आएंगे? हम आएंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। कौन से मोड में आएंगे? हेटरोट्रॉपिक मोड में आएंगे। और जो हमारा फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, राइट? यस मैम। अब इसी तरह हमारा लास्ट आता है सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्टोट्रॉप्स में अभी हमने पढ़ा था। सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्टोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और क्या करते हैं? अपने जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हीं से ही लेते हैं, राइट? ये हमने पढ़ा था। यस मैम। हाँ, तो इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक, यस मैम। ओके। और फिर इसके साथ साथ जब कोई दो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं, किसको? अपने शेल्टर को और अपने फूड को, मीन्स जो उनके न्यूट्रिएंट्स है उसको शेयर करते हैं। ऐसी चीज को, उनका जो जब ये रिलेशनशिप होता है, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? बताओ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? बताइए, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर आपसे कोई पूछे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो बताइए कृति और जाना, क्या बताएंगे आप दोनों? मैम जो अपना खाना और न्यूट्रिशन और घर एक दूसरे से शेयर करते हैं उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। हाँ, उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। मींस अगर इसको हम डेफिनेशन में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? Those organisms who share their shelter and nutrition with each other are in a symbiotic relationship. ठीक है, अब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो फार्मर्स फ्रेंडली है? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो फार्मर फ्रेंडली है पर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता? वो बैक्टीरिया है राइजोबियम। वो बैक्टीरिया कौन है? राइजोबियम। राइजोबियम कभी भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता, पर इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल में, सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? प्लांट्स को। ठीक,
तो बताइए अब इतना आप लोग को समझ में आया? यस मैम। यस ठीक। मैम। तो अब आप लोग को क्या करना है? अब आप लोग का होमवर्क है जो आपके कीवर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है। क्या लिखनी है आपको? इनकी डेफिनेशंस लिखनी है और एक्सरसाइजेस को बुक में फिल करना है। ओके ओके, कोई Yes. प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। मैम बाय मैम। आप लोग फिर इसको करिएगा, ठीक है? चैप्टर रीड करिएगा और क्या करिएगा, अच्छे से इसको फिल करिएगा बुक में और डेफिनेशंस लिखिएगा जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, बाय बच्चों। बाय मैम।